मेरे पति अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बल्कि कहूँ तो उनकी माँ थी तभी तो वो जी रहे थे। कई बार ऐसा होता कि जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उनके प्यार में स्वार्थ की मिलावट दिखने लगती है। लेकिन मेरे पति के प्यार में अपनी माँ के लिए कोई स्वार्थ नहीं था, बल्कि साफ दिखता था कि वो तो अपनी माँ को ऐसे पूछते थे जैसे वो कोई भगवान हो। वो अक्सर मुझसे बोलते थे कि मेरे लिए मेरा सब कुछ सिर्फ मेरी माँ है, क्योंकि उन्होंने बड़ी मुश्किल से मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है। अगर मेरी माँ मेरे लिए इतनी सारी कुर्बानियां नहीं देती तो आज ना मैं होता और ना ही कुछ बन पाता। शादी के शुरू शुरू में जब मैं अपने पति के मुंह से अपनी सास की इतनी तारीफें सुनती थी तो मुझे ये सोचकर अच्छा लगता था कि मेरा पति अपनी माँ से कितना प्यार करता है, उनकी बहुत इज्जत करता है। और सच में ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि हर बच्चे के लिए उसकी माँ बहुत जरूरी होती है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता और मेरे पति ने मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया, मैंने ये देखा कि वो मुझसे ज़्यादा अपनी माँ की ही चिंता करता है। तो अंदर ही अंदर मैं जलन की आग में जलने लगी और इस बात पर मुझे बहुत गुस्सा आने लगा कि वो अपनी माँ की इतनी ज़्यादा फिक्र क्यों करता है और उनकी हर बात क्यों मानता है। धीरे धीरे उसका मेरी सास के आगे पीछे घूमना, उनकी जी हुजूरी करना, ये सब मुझे नफरत जैसा लगने लगा। मेरे दिल में अंदर ही अंदर जैसे कोई कांटा सा अटक गया था। मेरी शादी को कुछ महीने ही गुजरे थे। दुनिया की हर लड़की की तरह मैंने भी अपनी शादी को लेकर बहुत सारे सपने देखे थे कि शादी के बाद मेरा पति मेरी हर एक फरमाइश पूरी करेगा, मेरे नखरे उठाएगा, मेरी वैल्यू करेगा, मुझे खूब घुमाने फिराने के लिए लेकर जाएगा। हम लोग एक से एक बढ़िया होटल में जाएंगे, वहां पर एक साथ रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, एक दूसरे के साथ काफी समय बिताएंगे। हमारे लिए सिर्फ हमारा साथ होना ही जरूरी होगा, बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं होगा। पर समय बीता और सच्चाई तो कुछ और ही निकली। वो जब भी घर लौट कर आते तो सीधे अपनी माँ के कमरे में चले जाते और कई घंटों तक जब वो वापस नहीं आते तो मैं चुपके से जाकर कमरे में झांक कर देखती तो वो अक्सर या तो उन्हें अपने दिन भर की बातें बता रहे होते या फिर अपनी माँ के पैर दबा रहे होते। और मैं ये सब देखकर वापस अपने कमरे में आकर मन ही मन कुढ़ती रहती थी। मैंने कई बार खुद को समझाने की कोशिश की कि वक्त के साथ साथ ये सब भी एक दिन बदल जाएगा और मेरे पति को मेरे साथ भी समय बिताना अच्छा लगने लगेगा। पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि जैसे जैसे दिन बीत रहे थे हमारे बीच दूरियां बढ़ती ही जा रही थीं। एक शाम जब हम लोग साथ में चाय पीने के लिए बैठे तो मैंने उनसे कहा कि आपके पास तो मेरे लिए जरा भी वक्त नहीं होता जो 2 मिनट बैठकर हम चैन से बात ही कर लें। ना जाने कितने समय बाद तो आज आप मेरे साथ चाय पीने के लिए बैठे हैं। वो धीरे से मुस्कुराए और चाय की एक चुस्की ली ही थी कि तभी पीछे से मेरी सास की आवाज आ गई। मेरे पति बोले कि वो माँ बुला रही है, चलो मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहकर वो चले गए और मैं जलती हुई नजरों से उन्हें जाते हुए देखती रह गई। मेरे दिल में अब भयंकर गुस्से का तूफान उठने लगा था। मैं चाहे कितनी भी अच्छे से तैयार हो जाऊं, वो कभी भी मेरी तारीफ ही नहीं करते थे। मैं खाने में कितना भी अच्छा खाना क्यों ना बनाऊं, पर वो कभी भी ये नहीं जताते थे कि आज उन्हें मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद आया है। ये सब बर्दाश्त करते करते मेरे सब्र का बांध टूटने लगा था। मैं कई बार खुद से पूछती कि आखिर मेरी गलती क्या है जो मेरे पति मुझे अपनी जिंदगी और अपने वक्त में जरा सी भी जगह नहीं दे रहे। हर रात जब भी वो अपनी माँ के कमरे से देर से वापस लौटते तो मैं मुंह फेर कर सोने का बहाना करती, लेकिन दिल ही दिल में मेरी ना जाने कितनी ही ख्वाहिशें दम तोड़ रही होती थीं। फिर एक दिन मेरी पड़ोस के ही मोहल्ले में रहने वाली नई नई सहेली संगीता मेरे घर आई। हम लोग उस वक्त कमरे में बैठकर चाय पी रहे थे। उसने मेरे चेहरे की तरफ ध्यान से देखकर कहा, रचना क्या बात है, तू मुझे कुछ उदासी लग रही है, क्या कोई बात है? शुरू में तो मैंने उसकी बात को यूं ही हंसकर टालने की कोशिश की, लेकिन फिर संगीता ने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो कहने लगी, देखो मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त हूं ना, तो अपने दोस्त से भला क्या छुपाना। और फिर हो सकता है कि अगर तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ तो मैं तुम्हें उसका कोई सॉल्यूशन बता दूं। इस तरह प्रॉब्लम को छुपाने से उसका सॉल्यूशन थोड़ी ना निकल जाएगा। उसकी ये बात सुनकर मुझे लगा कि वो बिल्कुल ठीक कह रही है। इसीलिए मैंने फिर अपनी पूरी दास्तान उसे सुना दी कि किस तरह मेरे पति के प्यार के लिए मैं तरसती रहती हूँ।
वो हर वक्त अपनी माँ के आगे पीछे ही घूमते रहते हैं और मुझ पर कभी कोई ध्यान ही नहीं देते। संगीता ये सब चुपचाप सुनती रही। फिर उसके चेहरे पर अजीब से भाव आने लगे। वो बहुत ही धीमी आवाज में बोली, अगर तुम चाहो तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक रास्ता है। उसने जब मुझसे ये बात खुफिया तरीके से कही तो मैं तो चौंक गई। मैंने कहा कि तुम कहना क्या चाहती हो? वो धीरे से बोली, देखो, मेरी पहचान में एक बाबा जी हैं। वो सिद्ध बाबा हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। वो तुम्हें कोई ताबीज, कोई भभूत, कुछ ना कुछ जरूर ऐसा देंगे कि तुम्हारा पति फिर तुम पर लट्टू होकर तुम्हारे आगे पीछे ही घूमेगा। अरे दीवाना हो जाएगा वो, तुम्हारा दीवाना। तुम देखना, एक बार अगर तुमने बाबा जी से मदद मांग ली ना, तब तो तुम्हारा पति तुम्हारे सिवा किसी को देखना भी पसंद नहीं करेगा। ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई, क्योंकि उसकी ये बात मुझे बहुत खतरनाक भी लग रही थी, लेकिन मन ही मन बहुत खुशी भी दे रही थी। फिर भी मुझे न जाने क्यों बाबा, ओझा, इन लोगों के नाम से बहुत डर लगता था। इसलिए मैंने संगीता से कहा कि देखो, मुझे ये सब ठीक नहीं लगता, फिर ये सब गलत भी है। ये सुनकर वो जोर से हंस पड़ी और बोली, अरे पागल, गलत? ओहो, अरे अपने ही पति के प्यार को पाने के लिए अगर तुमने कोई दूसरा रास्ता अपना भी लिया तो भला इसमें क्या बुराई है? तुम किसी और का अधिकार थोड़ी ना मार रही हो ना, अपने ही पति का ही तो प्यार चाहती हो। बल्कि ये तो तुम्हारा अधिकार है जिसे तुम सिर्फ वापस ले रही हो, किसी और से कुछ छीन नहीं रही हो। ये सुनकर मैं चुप हो गई, क्योंकि उसकी बात भी अपनी जगह ठीक थी। उसके शब्द मेरे दिमाग में लगातार गूंज रहे थे। अब तक मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन अब उसके कहने के बाद मेरे मन से ये बात निकल ही नहीं रही थी। उस रात मैं बिस्तर पर लेटी तो पंखे को लगातार घूरती रही। मेरे मन में एक उम्मीद की किरण जाग गई थी कि अगर सच में ऐसा हो जाए, अगर मेरे पति सच में मुझे वैल्यू देने लगे, वो अपनी माँ के पास कम और मेरे पास वक्त ज्यादा बिताने लगे, तब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले ही दिन संगीता का मैसेज आया, आज शाम को अगर फ्री हो जाओ तो फिर हम उन बाबा के पास चलते हैं। मैंने उसके मैसेज का कोई भी रिप्लाई नहीं दिया, लेकिन पूरा दिन उसके मैसेज की स्क्रीन मेरी आंखों के सामने घूमती रही। शाम बीत गई और फिर एक नई सुबह आ गई। मेरे दिल में अजीब सी हलचल मची हुई थी। मैंने पूरी रात अच्छे से सोचकर फैसला कर लिया था कि आज मैं संगीता के साथ चली जाऊंगी। जो होगा सो देखा जाएगा। सुबह डाइनिंग टेबल पर मेरे पति हमेशा की तरह अपनी माँ के पास ही बैठे हुए थे। मैंने जल्दी जल्दी चाय खत्म की और उनसे कहा कि मैं दोपहर को अपनी एक सहेली के साथ कुछ शॉपिंग के लिए जा रही हूँ। ये सुनकर मेरे पति ने हाँ में सिर हिला दिया। इसके अलावा और कुछ भी नहीं पूछा, जैसे कि उन्हें मेरी जिंदगी में होने वाली किसी भी बात में कोई भी रुचि ना हो। ये देखकर मुझे एक बार फिर से गुस्सा आया, पर मैंने खुद को शांत किया। उस दिन फटाफट मैंने सारा किचन का काम समेटा और संगीता को भी मैसेज करके बता दिया। फिर मैंने कपड़े बदल लिए। जैसे ही 4 बजे संगीता का फोन आया। उसने कहा कि मैं बाहर ही खड़ी हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। मैंने अपना पर्स लिया और बाहर निकल गई। मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। सास के कमरे की खिड़की के पीछे मुझे ऐसा लगा कि शायद वो वहां खड़ी थी। ये देखकर मैं थोड़ा सा हिचकिचाई। मुझे ऐसा लगा कि क्या वो जानती हैं कि मैं कहाँ जा रही हूँ? पर फिर मैंने इस ख्याल को अपने दिमाग से झटक दिया और अपने कदमों की रफ्तार तेज कर दी। हम दोनों एक ऑटो रिक्शा में बैठे। पूरे रास्ते भर संगीता ने मुझसे कोई भी बात नहीं की, बस वो बार बार अपने मोबाइल पर टाइम देखती रही। धीरे धीरे शहर की लंबी चौड़ी गलियां पीछे छूट गईं और फिर पतली पतली गलियों का रास्ता दिखाई देने लगा। एक जगह जाकर रिक्शा रुका। मैंने देखा तो बाईं तरफ एक टूटी फूटी सी पुरानी इमारत थी, जिसके दरवाजे पर काले रंग का पर्दा लटक रहा था और उसके दरवाजे के ऊपर काले रंग के 7 मटके एक पतले से छज्जे पर रखे थे और दीवारों पर भी सफेद रंग से कुछ अजीब से निशान बने हुए थे। यह सब देखकर मुझे अजीब सा लगा। मैंने संगीता की तरफ देखा तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, अरे यही है वो जगह। दरवाजे के पास पहुंचते ही मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से अपने सिर पर पल्लू ले लिया। पर्दे के उस पार से लोबान की खुशबू आ रही थी और धुआं बाहर तक आता हुआ दिख रहा था। संगीता ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया, क्योंकि वो समझ गई थी कि मेरे कदम लड़खड़ा रहे हैं। उसने मुझसे कहा, घबराओ मत, बस अपने आप को रिलैक्स रखो।
हमें अंदर चलना है और फिर तुम्हारी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल आएगा। हम जैसे ही अंदर पहुंचे तो वहां एक बड़ा सा हॉल था जहां पर बिल्कुल हल्की सी रोशनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई छोटा सा बल्ब ही जल रहा हो। उस हॉल से गुजरकर हम लोग एक कमरे में पहुंचे। उस कमरे के कोने में एक तख्त पड़ा था और उस पर एक बूढ़े बाबा बैठे हुए थे जिनकी लंबी सफेद दाढ़ी थी। चेहरे पर ढेर सारी झुर्रियां थीं और माथे पर भभूत लगा हुआ था। उनके सामने एक मेज रखी हुई थी जिस पर कई सारे रंग के कागज, धागे, नींबू, लौंग, मटके और भभूत रखी हुई थी। मैं ये सब आसपास का नजारा देख ही रही थी कि तभी अचानक वो बाबा बोले, तो तुम अपने पति का प्यार चाहती हो, मगर बीच में तुम्हारी सास आ रही है। उनकी भारी और खुरदरी आवाज में अपने मन की बात सुनते ही मेरे पूरे शरीर में बिजली सी दौड़ गई। मैं घबराते हुए धीरे से बोली, आपको आपको कैसे पता बाबा जी? वो जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी बहुत ही खतरनाक थी जिससे मेरे हाथ कांपने लगे। यही तो हमारा काम है बेटी। यहाँ लोग अपनी परेशानियां लेकर आते हैं और मैं उनकी परेशानियों को दूर कर देता हूँ। ये कहते हुए वो आगे की तरफ झुके और फिर उन्होंने एक ताबीज और साथ में एक पुड़िया दी। वो कहने लगे, इस ताबीज को तुम घर में कहीं भी रख देना और इस पुड़िया को दूध में घोलकर अपने पति को पिला देना। बस कुछ दिनों के बाद तुम्हारा पति हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा हो जाएगा। तभी संगीता एकदम से मेरे करीब आई और धीरे से मेरे कान में बोली, ये बाबा बहुत ही चमत्कारिक है, देख लेना अब सब कुछ बदल जाएगा। बूढ़े बाबा ने फिर मुझे एक छोटा सा कागज भी पकड़ाया जिस पर कुछ लिखा हुआ था। वो कहने लगे, इसमें लिखा हुआ पढ़ने के बाद ही तुम वो दूध अपने पति को देना, जिससे असर दुगना तेजी से होगा। मैंने तुरंत वो कागज अपनी पर्स में संभाल कर रख लिया। संगीता ने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, चलो अब हमारा काम हो गया है। मैंने हाँ में सिर हिलाया और बाहर निकलकर हमने रिक्शा कर लिया। जब हम लौट रहे थे तो संगीता बोली कि ये बाबा हर किसी को ताबीज और भभूत नहीं देते हैं, ये सिर्फ उन्हीं लोगों को देते हैं जिन्हें देखकर उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत बदल जाएगी। मुझे भी लगा कि शायद मेरी किस्मत में भी मेरे पति का प्यार और उनकी अटेंशन लिखी हुई है। घर पहुंचते पहुंचते अंधेरा होने लगा था। गली के कोने पर कुछ औरतें बैठी हुई बातें कर रही थीं। मैंने अपने सिर पर लिया हुआ पल्ला थोड़ा सा आगे की तरफ खींच लिया। संगीता ने मुझे धीरे से कहा, एक बात याद रखना रचना, इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ये बात अगर तुम राज रखोगी तभी इसका असर होगा, वरना फिर इसका असर खत्म हो जाएगा, समझ गई? मैंने हाँ में सिर हिलाया और फिर मैं अपने घर के अंदर पहुंची तो देखा कि सास की खांसने की आवाज किचन की तरफ से आ रही थी। मेरे पति उस वक्त वहीं किचन में खड़े होकर अपनी माँ के साथ चाय पी रहे थे। मैं जैसे ही वहां पहुंची तो मेरे पति मुझे देखकर मुस्कुराने लगे और बोले कि अरे, तुम्हें आने में काफी देर हो गई। चलो कोई बात नहीं, माँ ने खाना बना दिया है, भूख लगी होगी, बताओ तो खाना लगा दूं? मैंने हाँ में सिर हिलाया और फिर कपड़े बदलकर चुपचाप किचन में जाकर बाकी काम देखने लगी। मेरे पर्स में वो ताबीज और भभूत अभी भी रखे हुए थे और ये बात मुझे अंदर ही अंदर बेचैन कर रही थी। रात को जब सब लोग सो गए तो मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और पर्स से ताबीज निकाला। वो काले रंग की डोरी में लिपटा हुआ था और फिर वो छोटा सा कागज मेरे हाथ में था, पर उसे पढ़ते ही मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझ में एक अजीब सी शक्ति आ गई हो। मैंने उसमें लिखे हुए शब्दों को एक बार पढ़ा, तभी अचानक से बाहर से कुत्तों के भौंकने की आवाजें आने लगी और खिड़कियां भी हवा की वजह से जोर जोर से आवाज करने लगी। मैं जल्दी से वो ताबीज अलमारी में छिपा दिया और सोचने लगे कि अब कब और कैसे मैं इस बबूत को दूध में मिलाकर अपने पति को दूं। मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा था, मगर मेरी उम्मीदें बार बार मुझे हिम्मत रखने को कह रही थीं। पूरी रात मैं अपने दिमाग में तरह तरह की प्लानिंग करती रही। सुबह नाश्ते पर मैंने अपने पति का फेवरेट नाश्ता तैयार किया। वो हैरत से बोले, आज तो बड़ा अच्छा नाश्ता बनाया है। मैंने हंसकर कहा, हाँ, वो आज बस मेरा दिल था कि मैं आपके लिए कुछ खास बनाऊं। उन्होंने खाया तो मेरी तारीफ की। मैं तो हैरान रह गई क्योंकि ये पहली बार था कि उन्होंने मेरे हाथ के बने खाने की तारीफ की थी। मेरे दिल में हल्की सी खुशी जागने लगी कि शायद अब ये एक नई शुरुआत होने वाली है, जबकि मैंने अभी तक वो भभूत अपने पति को दूध में मिलाकर पिलाई भी नहीं थी।
दिन भर मैं यही सोचती रही कि आखिर मुझे कब वो सही मौका मिलेगा। जब वो ऑफिस चले गए तो मैंने दूध गर्म करके फ्रिज में रख दिया। शाम को जब वो वापस आए तो मुझे वो वक्त बिल्कुल ठीक लगा। मैंने पहले ही दोपहर में मौका पाकर किचन की एक अलमारी में वो कागज और वो भभूत संभाल कर रख दी थी, ताकि जैसे ही मौका मिले मैं तुरंत उसका इस्तेमाल कर लूं। शाम को जब वो लौटे तो सीधा अपनी माँ के कमरे में चले गए। मैंने अपने दिल को समझाया कि बस अब कुछ समय का धैर्य और रखना है और कुछ ही दिनों के बाद सब कुछ बदल जाएगा। आज रात शायद पहली बार ऐसा होगा कि वो दूध पीने के बाद मेरे कमरे में ही अपना ज़्यादा वक्त बिताएंगे। ये सोचकर मैंने किचन का दरवाज़ा हल्का सा बंद किया और फिर दूध गर्म करने लगी। मैंने डिब्बे के पीछे रखा हुआ वो छिपा कागज़ निकाला। मेरी धड़कनें बहुत तेज हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था कि मैं जो शब्द पढ़ रही हूँ वो धीरे धीरे नहीं बल्कि जोर जोर से चिल्लाकर पढ़ रही हूँ। मैंने खुद को शांत करने की कोशिश करने लगी कि बस एक बार मेरी ये योजना सफल हो जाए, फिर सब कुछ बदल जाएगा। रात हुई तो मैंने वो भभूत दूध में अच्छे से घोल दी। मैंने ध्यान से देखा तो उसकी वजह से दूध का रंग बिल्कुल हल्का सा बदला हुआ लगा। जैसे ही मैंने गिलास को हाथ में पकड़ा तो मेरी हथेलियां पसीने से भीग गईं। मेरी सांसें जोर जोर से चल रही थीं। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई बहुत बड़ा पाप करने जा रही हूँ। कमरे में पहुंची तो वो बिस्तर पर बैठे हुए लैपटॉप पर कुछ देख रहे थे। मैंने गिलास उनके सामने रख दिया। वो मुस्कुराकर बोले, अरे ये तो कमाल हो गया है। मैं हल्की सी हंस दी और कहा कि हाँ, मैंने सोचा कि आज आपको थोड़ा सा दूध दे दूं। उन्होंने दूध के 2 घूंट लिए और मैं एकटक उन्हें देख रही थी। लेकिन तभी उनकी नज़र मुझ पर पड़ी तो मैं घबराकर अपनी नज़र हटा ली। मुझे लगा कि कहीं मेरी चोरी पकड़ी ना जाए। जैसे जैसे वो दूध का एक एक घूंट अपने गले से नीचे उतार रहे थे, मेरे लिए हर एक पल किसी सजा जैसा लग रहा था। इधर दूध खत्म हुआ और मेरी बेचैनी बढ़ गई। कुछ ही मिनटों के बाद उनके चेहरे पर एक अजीब सी नरमी दिखाई देने लगी। वो मेरी तरफ प्यार से देखने लगे और बोले, आज तो बहुत प्यारी लग रही हो। ये पहली बार था जब उन्होंने मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरी तारीफ की थी, जिसमें ना तो कोई जल्दबाजी थी और ना ही कोई बनावट। अगले दिन जब वो ऑफिस से वापस आए तो उनके हाथ में एक बैग था। जैसे ही मैंने उसे देखा तो हैरान रह गई। उसमें बेडशीट थी। इसके बारे में मैंने काफ़ी समय पहले बात की थी। मैंने कहा कि ये तो बिल्कुल वैसी ही है जैसी मैं अपने कमरे के लिए चाह रही थी। वो हंसकर बोले, हाँ हाँ, मुझे याद है, तुमने कहा था कि ये तुम्हारे हमारे रूम में बहुत अच्छी लगेगी, इसीलिए तो मैं तुम्हारे लिए लेकर आ गया। ये सुनते ही मुझे सुकून सा महसूस हुआ। साथ ही मेरे दिमाग में ख्याल आया कि इसका मतलब उस दूध का असर शुरू हो चुका है और इनका दिल बदलने लगा है। अगली सुबह छुट्टी का दिन था और वो बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। पीछे से सास ने आवाज़ लगाकर पूछा, बेटा तुम मेरी वो दवा ले आए थे? पर उन्होंने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। पहले वो अपनी माँ की हर बात का जवाब तुरंत देते थे, मगर आज ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने जानबूझकर नज़रअंदाज कर दिया हो। ये देखकर मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला, लेकिन एक तरफ एक अजीब सी उलझन भी हो रही थी कि अब शायद मेरी सास और पति के बीच दूरियां बढ़ जाएंगी। उसके बाद तो जैसे हर रोज कुछ ना कुछ नया होने लगा था। वो ऑफिस से जब भी लौटते तो सीधा मेरे पास आते। हम लोग घंटों बैठकर बातें करते और कई बार तो हम किचन में साथ मिलकर खाना भी बनाते। कभी कभार हम लोग छत पर चाय पीने के लिए भी निकल जाते। एक बार वो बोले, याद है शादी के बाद हमने तय किया था कि कभी कभार हम लोग छत पर भी बैठा करेंगे। आज अपनी वही इच्छा पूरी करते हैं। उस रात हम देर तक छत पर बैठे रहे, शहर की रोशनियां देखते रहे, आसमान के टिमटिमाते तारों को निहारते रहे। उस वक्त वो बस मेरी बातों को सुनते रहे और मैं लगातार बोलती रही। अब तो ऐसा होने लगा कि रात को जब वो सो जाते तो कई बार मेरा नाम लेने लगते। मैं जागती तो वो मुझे ही बुला रहे होते। ऐसा लगता था कि जैसे वो नींद में भी मुझसे बातें कर रहे हों। एक रात जब मैं ध्यान से उनके चेहरे के पास कान ले जाकर सुना तो वो कह रहे थे कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता रचना। ये सुनते ही मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई थी। अब तो सास भी जल्दी सो जाती थी, क्योंकि पहले मेरे पति हर शाम उनके पास जाकर बैठते थे, बातें करते थे। अब तो बस कभी कभार कमरे के पास से निकलते हुए 1-2 बार झांक कर देख लेते थे। सास अकेले ही बैठकर टीवी देखती रहती थी।
मैं भी उनसे जानबूझकर ज्यादा बात नहीं करती थी, क्योंकि इस समय मुझे अपनी जीत दिखाई दे रही थी और धीरे धीरे मुझे अपनी इसी जीत का घमंड होने लगा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे ना जाने कितने समय के बाद इस घर में मेरी अपनी जगह बन गई हो। मैंने एक दिन संगीता को फोन किया तो उसने तुरंत ही खुशी खुशी पूछा, और बताओ, उस बबूत का कुछ असर हुआ या नहीं हुआ? मैंने धीरे से कहा कि हाँ, बिल्कुल वही हो रहा है जैसा मैं चाहती थी। संगीता ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा है। अब तुम ऐसा करो, कुछ दिनों तक उसे दूध में मिलाकर पिलाती ही रहो, लेकिन हाँ, फिर बंद कर देना, क्योंकि इसका असर उल्टा भी हो सकता है। मैंने उलझन में पड़कर पूछा कि ऐसा करने से कोई नुकसान तो नहीं होगा ना? वो कहने लगी, भला प्यार का भी कोई हिसाब किताब होता है? ये सुनकर मैंने चैन की सांस ली। अगले दिन मेरे पति ने कहा कि चलो हम लोग कहीं बाहर चलते हैं, बस तुम और मैं। ये बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि पहले हम लोग जब भी कहीं बाहर जाने का सोचते थे तो मेरी सास भी साथ ही जाती थी। फिर हम लोग बाहर घूमने गए, हमने वहां आइसक्रीम खाई और काफी देर तक बातें की। इस दौरान मेरे पति ने कई बार मेरा हाथ पकड़ा और हर बार मुझे ऐसा लगा जैसे यही तो मैं चाहती थी, जो सपना मैं ना जाने कब से देख रही थी। घर वापस लौटकर आए तो मेरी सास बैठी हुई थी। वो कहने लगी, बेटा, तुम तो पूरा दिन बाहर ही थे, मैं तो इंतजार ही करती रही। ये सुनकर मेरे पति हल्का सा मुस्कुराए और फिर अंदर कमरे में चले गए। मैंने एक पल के लिए अपनी सास के चेहरे को देखा। वहां बिल्कुल सन्नाटा था, लेकिन उनकी आंखों में कुछ सवाल छुपे हुए थे। रात को वो देर तक मेरे साथ ही बैठे रहे। हमने साथ में खाना खाया, पुरानी तस्वीरें देखी। एक तस्वीर में उनके बचपन के जन्मदिन की तस्वीर थी, जिसमें वो अपनी माँ के साथ केक काट रहे थे। मैंने तस्वीर को वापस रख दिया। दिल में एक अजीब सा एहसास हुआ कि मैं इन सब यादों से ही तो मुकाबला कर रही हूँ। कुछ दिनों में उनकी आदतें और भी ज्यादा बदलने लगीं। अब मुझसे पूछे बिना वो कुछ भी नहीं करते थे। यहाँ तक कि ऑफिस जाने से पहले भी मुझसे पूछते कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता दो। एक दिन मैंने कहा कि माँ जी के लिए दवाइयाँ लेकर आना, तो उन्होंने इस बात को टाल दिया और कहने लगे कि देखता हूँ, कल ले आऊँगा, आज मुझे देर हो रही है। ये सुनकर मुझे एहसास हुआ कि वो वाकई में अब मेरी तरफ ज्यादा झुकने लगे हैं। मैंने दूध में वो भभूत मिलाने का सिलसिला जारी रखा था। कभी कभी वो कहते कि आज तो दूध बहुत ही मीठा लग रहा है, क्या तुमने इसमें कुछ मिलाया है? तो मैं हंसकर कहती, हाँ, बस अपना प्यार। ये सुनकर वो भी मुस्कुरा देते। माँ जी की आवाज तो अब जैसे घर में ज्यादा सुनाई नहीं देती थी। पहले वो हर बात पर अपनी राय देती थी, कभी कुछ खाने को लेकर बताती थी तो कभी किसी और चीज पर बात करती थी, मगर अब वो ज्यादातर चुपचाप रहती थी। शाम के वक्त जब मैं और मेरे पति पार्क में बैठते तो मैं सोचती कि एक वक्त था जब वो यही शाम अपनी माँ के साथ बिताते थे। डाइनिंग टेबल पर भी बदलाव साफ दिखने लगा था। पहले हम तीनों लोग साथ में बैठकर खाना खाते थे, लेकिन अब अक्सर सिर्फ हम दोनों ही खाते। माँ जी अब खुद ही आगे बढ़कर कह देती कि तुम लोग खाना खा लो, मैं बाद में कमरे में खा लूंगी। वो अब मेरी हर एक बात को ध्यान से सुनते, मेरी हर एक बात को मानते, जबकि माँ की हर बात ऐसे नजरअंदाज करते जैसे कि उन्हें सुनाई ही नहीं दे रहा हो। एक दिन जब मैं बर्तन धो रही थी तब मेरी सास धीरे से आई और बोली, बेटी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं तुम दोनों से दूर होती जा रही हूँ। ये सुनकर मैंने नजरें झुका ली। मैंने कहा कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। ये शब्द मैंने कह तो दिए थे, लेकिन ना जाने क्यों कहते हुए मेरे दिल में एक अजीब सा कांटा चुभ रहा था, क्योंकि सच तो ये था कि अब मैं जरा सा भी अपने पति से रूठ जाती तो वो तुरंत ही बुरी तरह से घबरा जाते और मुझसे माफी मांगने लगते, जबकि अपनी माँ पर उनका कोई भी ध्यान ही नहीं था कि उन्हें उनके ऐसे बर्ताव से कितना बुरा लग रहा होगा। एक दिन मुझे रात का खाना बनाने में देर हो गई तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आज हम लोग बाहर से खाना खा लेंगे। उन्होंने तुरंत गाड़ी निकाली और फिर हम लोग साथ में होटल गए। वापस आए तो देखा माँ जी दरवाजे के पास ही बैठी थी। मैंने देखा कि वो हमारे हाथ में खाने के पैकेट की तरफ ही देख रही थी। कुछ देर वो बैठी रहीं, फिर अपने कमरे में चली गईं। माँ जी के लिए ना तो अब मेरे पास वक्त था और ना ही उनके पास। दिन भर वो ऑफिस में रहते थे और पूरी शाम मेरे साथ ही गुजारते थे। अब तो माँ जी का कमरा अक्सर बंद ही रहने लगा था, और अगर कभी खुला होता तो अंदर से सिर्फ टीवी की धीमी धीमी आवाज ही सुनाई देती थी। मोहल्ले वालों में भी आपस में बातें होने लगी थी।
एक दिन जब मैं कुछ सामान लेकर वापस आ रही थी तो मैंने पड़ोस की दो औरतों को आपस में बातें करते सुना। वो कह रही थी कि पहले तो बहू और सास के साथ हर जगह दिखाई देती थी, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि जैसे ये लोग अलग हो गए हैं। ये सुनते ही मेरे कदमों की रफ्तार बढ़ गई और मैं तेजी से चली आई, लेकिन उनके शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे थे। इसी बीच संगीता का भी फोन आया। उसने पूछा कि क्या अब तुम्हारा काम पूरा हो गया है? मैंने कहा हाँ, मगर अभी भी कभी कभी वो माँ जी के पास चले जाते हैं। ये सुनकर वो हंसने लगी और बोली कि अरे तो फिर अपने जादू को और अच्छे से चलाओ ना, और इस दूरी को और ज्यादा बढ़ा दो, तभी तो ये रिश्ता मजबूत होगा। जब तक तुम्हारी सास तुम दोनों के बीच रहेगी, तुम्हारी जगह तुम्हारे पति के दिल में पूरी तरह कभी नहीं बन पाएगी। ये सुनकर मैं चुप हो गई। शाम को खाने के बाद मैंने वही बात फिर से छेड़ दी। माँ जी, मैं सोच रही हूँ कि अब हम लोगों को अलग रहना चाहिए। ये सुनते ही मेरी सास के हाथ रुक गए और वो मेरी तरफ देखने लगी। कुछ देर चुप रही, जैसे कि उनकी आंखों में पुरानी यादें तैरने लगी हों। फिर वो धीरे से बोली, ठीक है बेटा, जब मन की जगह कम हो जाए तो इंसान खुद भी कम हो जाता है। ये सुनकर मैं एकदम से दंग रह गई। माँ जी ने अपना एक छोटा सा बैग निकाला। मुझे लगा कि शायद वो उसमें बाद में कोई पैकिंग वगैरह करेंगी, लेकिन उन्होंने तुरंत ही अपने कपड़े तय करके बैग में रखना शुरू कर दिया। मेरे पति उस वक्त अखबार पढ़ रहे थे। उन्होंने ये सब देखा और फिर मेरी तरफ देखने लगे, जैसे कि वो इस समय कुछ नहीं बोलना चाहते हों, बल्कि उन्होंने इस फैसले की डोर भी मेरे हाथ में ही पकड़ा दी हो। मैंने उन्हें धीरे से हाँ में सिर हिलाकर जवाब दे दिया। अगली सुबह माँ जी दरवाजे तक आई। उनके हाथ में बैग था और चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट थी। उन्होंने कहा कि वो जा रही हैं, शायद लंबे समय तक वापस ना आए। माँ जी हमारे मोहल्ले से थोड़ी ही दूरी पर जो मौसी का घर था वहीं जाकर रुक गई थी। मेरे पति को जब ये पता चला तो उन्होंने कहा कि ये तो अच्छी बात है, वो वहाँ आराम से रहेंगी, और वैसे भी मौसी के बच्चे हैं, उनका वक्त भी वहाँ अच्छे से गुजर जाएगा, उन्हें बोरियत नहीं लगेगी। मैंने इस बात पर सिर हिला दिया। अब घर में बिल्कुल सुकून था, लेकिन न जाने क्यों वो सुकून अजीब सा लगता था, जैसे कोई मुजरिम जुर्म करने के बाद सांस ले रहा हो। पूरे घर में अजीब सा सन्नाटा पसरा था और मेरी हर हंसी के पीछे एक अजीब सी उलझन होती थी। मैं वो भभूत अपने पति को देना बंद कर चुकी थी। मुझे लगा कि अब इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मकसद पूरा हो चुका है। अब मेरा पति बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैं चाहती थी, मेरे पीछे बिल्कुल दीवाना और हर वक्त मेरे लिए तैयार। सुबह ऑफिस जाने से पहले वो मुझसे पूछते कि शाम को तुम क्या खाओगी, क्या तुम्हारा बाहर खाना खाने का मन है। रात को देर तक हम साथ में बैठकर बातें करते, कभी पुरानी फिल्में देखते, कभी पुराने किस्से सुनाते। मैं खुद को ये यकीन दिलाने लगी थी कि ये सब किसी भभूत का असर नहीं है, बल्कि मेरी खूबसूरती और मेरे प्यार का असर है। एक रात मैंने सपना देखा कि मैं दरवाजे पर खड़ी थी और सामने माँ जी खड़ी थी। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी, बस गहरी नजरों से मुझे देख रही थी, जैसे कि आंखों ही आंखों में सवाल कर रही हो। मैंने जैसे ही पलक झपकाई तो वो किसी धुएं की तरह एकदम से गायब हो गई। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा दिल अजीब सा भारी भारी था। तभी दोपहर के वक्त फोन आया। दूसरी तरफ से एक भारी आवाज सुनाई दी और मुझे बताया गया कि मैं मौसी का बेटा बोल रहा हूँ। आपकी सास की तबीयत बहुत खराब है, तुरंत आ जाइए। मैं तुरंत भागकर अपने पति के पास गई और उन्हें बताया। उनके चेहरे का तो रंग ही उड़ गया। चलो चलो अभी चलो, हम एक पल भी बर्बाद नहीं करेंगे। हम लोग तुरंत अस्पताल पहुंचे तो इमरजेंसी वार्ड के बाहर एक डॉक्टर खड़े थे। उन्होंने हमें अंदर जाने का इशारा किया। देखा तो बिस्तर पर माँ जी लेटी हुई थी। उनके चेहरे पर एकदम शांति थी, लेकिन आंखें बंद थीं, जैसे कि अब कहने को कुछ बाकी ही ना हो। मेरे पति ने आगे बढ़कर अपनी माँ का हाथ पकड़ा और दुखी होकर कहने लगे, माँ 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 आंखें खोलो, माँ आंखें खोलो ना। मगर पलटकर कोई जवाब नहीं मिला। तभी पीछे से डॉक्टर आकर धीरे से बोले कि उनको दिल का दौरा, वो झेल नहीं पाई। हमने कोशिश तो बहुत की थी। ये सुनते ही मेरे पति के हाथ कांपने लगे और आंखों से बेतहासा आंसू बहने लगे। मैं तो बस वहां पत्थर की तरह खड़ी रह गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे मुझे कुछ महसूस ही नहीं हो पा रहा है, जैसे मेरे कानों में कोई रुई डाल रहा हो और चारों तरफ की आवाजें बिल्कुल धीमी पड़ गई हों। अंतिम संस्कार के बाद घर में काफी सारे लोग थे। कुछ लोग बस मुझे देख रहे थे और कुछ मेरे पति को।
उनकी नजरें बहुत अजीब थीं, जैसे कि वो मेरे चेहरे पर परेशानी पढ़ रहे हों। वो ये पढ़ रहे हों कि मैंने क्या किया था। एक पड़ोसन तभी धीरे से कहने लगी, भगवान कभी माफ नहीं करेगा। एक माँ को उसके बेटे से अलग करना कभी भी किसी को अच्छा फल नहीं देता। ये सुनते ही मैंने अपना सिर झुका लिया। जब सब लोग चले गए तो मैं खुद को तसल्ली देने लगी, मैंने भला किया ही क्या था? वो तो हालात ही ऐसे बन गए थे। लेकिन मेरा दिल जानता था कि असली सच्चाई क्या है। रात को जब मेरे पति कमरे में आए तो वो एकदम चुपचाप थे। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखा तो पहली बार उन्होंने मेरा हाथ झटक दिया। वो कहने लगे, मुझे अकेला छोड़ दो। ये शब्द मेरे दिल में चुभ गए। उनकी आंखों में सवाल पैदा हो गए थे, वो सवाल जो मैं कभी सुनना नहीं चाहती थी। मैंने लाइट बंद कर दी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अभी मुझसे सवाल जवाब करने लगे। अगले दिन वो ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। खाने की मेज पर भी बस हल्की फुल्की आवाजें ही हो रही थीं। फिर वो कुछ देर बाद बोले, माँ के साथ तुम्हारा व्यवहार ठीक था ना? मैंने अपने हाथ मसलते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। आपको कोई शक है? उन्होंने मेरी आंखों में झांकने की कोशिश की, मगर मैंने अपनी नजरें झुका ली। दोपहर में कुछ औरतें हमारे घर आईं। वो कहने लगी, हमने तो हमेशा देखा कि वो तुम्हारी खूब तारीफ किया करती थी, बस अपने आखिरी दिनों में वो थोड़ा चुप रहने लगी थी। मैंने मुस्कुराकर उन्हें चाय नाश्ता करवाया। शाम को मेरे पास संगीता का भी फोन आया। वो धीरे से बोली, मुझे तुम्हारी सास की मौत का बहुत दुख है। तभी मैंने उससे कहा कि तुम्हें क्या लगता है, क्या ये सब उस भभूत की वजह से हुआ? मेरा इतना कहना था कि उसने तुरंत मेरी बात काट दी। वो कहने लगी, ऐसा कभी गलती से भी मत सोचना। अरे ये सब तो किस्मत का खेल है। इसके बाद मैंने उससे कोई बात नहीं की। रात को मेरे पति देर से घर आए। बिस्तर पर वो काफी देर लेटे रहे। फिर कुछ देर बाद बोले, काश मैं माँ के पास ज्यादा वक्त गुजारता। मैंने धीरे से कहा कि आपने अपनी पूरी कोशिश तो की थी ना? वो मेरी तरफ मुड़कर देखने लगे। उनकी आंखों में एक ऐसा सवाल था जिसे वो शब्दों में नहीं बोल पा रहे थे। 2 दिन बाद मौसी का फोन आया। देखो बेटा, माँ की कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन तुम दोनों ही अब एक दूसरे का सहारा हो, इसीलिए एक दूसरे का ख्याल रखना। मैंने भी हाँ में जवाब दिया, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी उलझन होने लगी। अब घर में हर चीज उनकी याद दिलाती थी। ड्राइंग रूम का वो खालीपन, किचन में उनकी वो फेवरेट चाय, आंगन में उनकी कुर्सी जिस पर वो अपनी शाम गुजारती थी। मैं चाहती थी कि ये सब चीजें घर में दिखाई ना दें, लेकिन उन सब चीजों को घर से हटाने की हिम्मत भी नहीं हो रही थी। मेरे पति भी बदल गए थे। अब वो कम हंसते थे, ज्यादातर सोच में ही डूबे रहते थे। कभी कभी मुझे देखकर चुपचाप कमरे से बाहर चले जाते, जैसे कि उनके अंदर कोई शक बैठ गया हो। मैं जानती थी कि ये जो खामोशी है, ये कोई साधारण खामोशी नहीं है। मैंने कई बार सोचा कि उन्हें सब कुछ बता दूं, मगर हर बार शब्द मेरे गले में ही अटक जाते थे। शायद इसलिए कि मैं खुद भी ये मानने के लिए तैयार नहीं थी कि जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा हाथ था। उसी रात मैं अपने कमरे में लेटी थी। खिड़की के बाहर से हल्की हवा आ रही थी कि अचानक मुझे लगा जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। मैंने आंख खोली तो मेरे पति सामने बैठे थे। उनकी आंखें अजीब सी लाल हो रही थीं और चेहरे पर तनाव साफ दिख रहा था। वो एक झटके से मेरी तरफ आगे बढ़े और मेरा हाथ जोर से पकड़कर बोले, बताओ बताओ तुमने क्या किया था। उनके अंदाज में सख्ती थी जो आज तक मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने रोकर कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, लेकिन मेरी घबराहट जैसे सब कुछ बता रही थी। फिर वो एक झटके से उठे और अलमारी की तरफ गए। दरवाजा खोला और अंदर से एक बड़ा सा शीशा निकाला। उस शीशे को उन्होंने मेरे सामने किया तो मेरी सांसें अटक गईं। मेरा चेहरा अजीब सा काला काला हो रहा था, जैसे किसी ने मेरे चेहरे पर कालिक पोत दी हो। ये देखकर मैं चिल्लाने लगी। अपने हाथों से अपने चेहरे को बार बार रगड़ने लगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो कालिक जैसे साफ ही नहीं हो रही थी। हर बार उंगलियां मेरे चेहरे पर घूम जाती, लेकिन वो काले धब्बे और भी ज्यादा गहरे होते जा रहे थे। वो कहने लगे, सच सच बताओ, क्योंकि तुम्हारे चेहरे की रंगत सब कुछ बता रही है। उनकी आवाज में साफ धमकी थी जो मैंने पहली बार महसूस की कि ये मामला सिर्फ हम दोनों के बीच नहीं बचा है। मैंने दोबारा शीशे में देखा
तो आंखों के आसपास भी गहरे धब्बे होने लगे थे और मेरे होठों पर भी एक अजीब सी काले रंग की लकीर खिंची हुई थी। ये सब देखकर मुझे संगीता की बात याद आ गई कि ये राज कभी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। उस वक्त मुझे उसकी बात सिर्फ एक सलाह लगी थी, लेकिन अब वही बात किसी शराब की तरह मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने अपनी नजरें चुरा ली, लेकिन दिल में सवाल आया कि क्या ये सिर्फ मेरा वहम है। लेकिन जब मैंने दोबारा अपने पति की तरफ देखा तो उनकी आंखों में नफरत दिख रही थी, जैसे मेरे अंदर का जहर उन तक पहुंच चुका हो। वो मेरी तरफ बढ़े और मेरा फोन उठाकर अपने हाथ में ले लिया। मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक झटके से हाथ पीछे कर लिया। फोन की स्क्रीन पर उनकी उंगलियां तेजी से चल रही थीं। उन्होंने लॉक खोल दिया, सारे मैसेज खोले और फिर एक के बाद एक स्क्रीनशॉट देखते चले गए। संगीता का नाम उसमें बार बार चमक रहा था। उनके चेहरे पर गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ये सब क्या है? उन्होंने फोन मेरी तरफ घुमाकर दिखाया। मैंने जैसे ही कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो शब्द मेरे गले में अटक गए। वो कहने लगे, कल सुबह ही हम लोग उस बाबा के पास जाएंगे और तुम ये सब मेरे सामने ही खत्म करोगी। ये फैसला सुनाने के अंदाज में उन्होंने फोन अपने ऑफिस वाले बैग में डाल दिया। मैंने सिर झुका लिया। मुझे महसूस हुआ कि वो कालापन जो शीशे में नजर आ रहा था अब जैसे मेरे गले में फंदा बन गया हो। मेरे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे दीवारें भी सब कुछ सुन रही हों। वो बिस्तर के दूसरे किनारे पर जाकर बैठ गए, मगर वो सोए नहीं थे। मैं बार बार करवट बदल रही थी, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात भर वो आईना मेरी आंखों के सामने घूमता रहा। मैं जब भी आंख खोलती तो उसी आईने की तरफ देखती। मुझे ऐसा लगता जैसे उसमें अभी मेरा वही काला चेहरा मुस्कुराता हुआ नजर आएगा। रात के आखिरी पहर में मैंने धीरे से उठकर किचन में जाना चाहा, मगर तभी मेरे पति के पीछे से आवाज आई, चुपचाप वापस लेट जाओ, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, सुबह तक यहीं रहोगी। ये सुनते ही मैं डर गई और दोबारा बिस्तर पर आकर लेट गई। कमरे का हर एक कोना जैसे मुझ पर दबाव डाल रहा था। सुबह होने में अभी काफी वक्त था, लेकिन मेरे दिमाग में रात का हर पल किसी फिल्म की तरह चल रहा था। मेरा मन चाह रहा था कि मैं अपने चेहरे को धोकर देख लूं, लेकिन अंदर डर था कि अगर सच में ये कालापन मेरे चेहरे पर बस चुका है तो फिर लोग मुझे कैसी नजर से देखेंगे। मोहल्ले वाले, रिश्तेदार, सबके सामने मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। मेरे पति भी सुबह तक जागते रहे। कभी वो फोन देखते, कभी आईने में देखते। वो कहने लगे, तुम्हें क्या लगा था कि ये सब राज रहेगा? मैंने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। वो बोले, तुम्हारे हर मैसेज, हर एक कॉल का हिसाब मेरे पास है। मैंने महसूस किया कि अब वो सिर्फ मेरे पति नहीं रहे, वो एक ऐसे जज बन गए थे जो मुझसे हर चीज का हिसाब लेने वाले थे, और मैं एक ऐसी मुजरिम जिसके पास ना कोई वकील था और ना ही कोई गवाह। सुबह हुई तो मुझे लगा कि शायद मेरे चेहरे का कालापन अब कम हो गया होगा। मैंने एक झलक शीशे में देखी, मगर ऐसा नहीं था। वो कालापन अभी भी वैसे का वैसा ही था, एकदम गहरा। मैंने तुरंत जाकर अपना मुंह धोया। जब मैं फ्रेश होकर बाहर आई तो मेरे पति बोले, कपड़े बदलो, तैयार हो जाओ, हम लोग जा रहे हैं। मैं समझ गई कि आज का दिन मेरी जिंदगी का वो मोड़ होगा जहां से मेरी वापसी शायद मुमकिन नहीं होगी। सुबह सुबह ही हम लोग सुनसान गली में पहुंच गए। पूरे रास्ते भर वो एक शब्द भी नहीं बोले। गली में पहुंचते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। वो पर्दा जो दरवाजे पर लटका हुआ था वहां से गायब था और दरवाजा भी खुला पड़ा था। अंदर भी एकदम सन्नाटा पसरा हुआ था। हम दोनों अंदर गए तो मेरी हैरानी और भी ज्यादा बढ़ गई। वहां ना तो लोबान की खुशबू थी और ना ही कोई धुआं, बस खाली चारपाई पड़ी हुई थी और चारों तरफ धूल मिट्टी फैली हुई थी। दीवारों पर भी अब कुछ नहीं टंगा था। जो पहले वहां तस्वीरें और ताबीज लटके हुए थे वो भी मौजूद नहीं थे। मेरे पति आगे बढ़े और एक कोने में उन्हें एक तस्वीर दिखाई दी। उन्होंने जब उसे उलट पलट कर देखा तो पीछे उन्हें एक कागज दिखा जो तस्वीर के अंदर फंसा हुआ था। उन्होंने उसे खींचकर बाहर निकाला तो उस कागज पर मेरा नाम साफ साफ लिखा हुआ था और उसके नीचे एक तारीख भी लिखी हुई थी। वही तारीख जब मैं पहली बार वहां आई थी। साथ ही एक अधूरा सा वाक्य लिखा हुआ था जिसे जल्दबाजी में किसी ने काट दिया था। उन्होंने वो कागज मेरी तरफ बढ़ाया और बोले, ये देखो, यही है तुम्हारा सबूत कि ये सब कुछ सोच समझकर किया गया था। हम जैसे ही बाहर निकले तभी बगल वाले घर से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। उन्होंने हमें हैरानी से उस खाली जगह को देखते हुए देखा तो बोली, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो?
ये लोग तो बेटा रातों रात ही भाग गए थे। हम दोनों ने एक साथ पूछा, लेकिन क्यों? वो धीरे से बोली, ये लोग हर महीने जगह बदलते रहते हैं और परेशान औरतों को बहला फुसला कर उनसे पैसे ऐंठते हैं। फिर किसी को कुछ पता नहीं चलता और ये लोग अचानक गायब हो जाते हैं। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। यानी ये सब सिर्फ एक धोखा था। मैंने आंखें बंद करके सोचा तो क्या वो ताबीज, वो भभूत, वो कागज पर लिखा हुआ टोटका, ये सब कुछ सिर्फ एक झूठा खेल था? मेरे पति ने तुरंत मेरा फोन निकाला और संगीता को कॉल मिला दिया। उसका फोन बज रहा था। उन्होंने कई बार डायल किया, उसे मैसेज भी भेजे, मगर पलटकर कोई भी जवाब नहीं आया। फिर उनका अंदाज एकदम सख्त हो गया। हम लोग तुरंत वापस अपने मोहल्ले में पहुंचे और संगीता के घर के बाहर गए तो वहां पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर भी हमने उसे आवाज दी, लेकिन पलटकर कोई जवाब नहीं मिला। तभी एक पड़ोसी औरत आई और बोली कि अरे, वो लोग तो कल शाम को ही यहाँ से सारा सामान लेकर कहीं चले गए हैं। मैंने पूछा कि आपको पता है कि वो कहाँ गई हैं? उन्होंने कहा नहीं, कोई भी नहीं जानता कि वो कहाँ गए। हम जैसे ही वापस पलटे तभी वहां एक लड़का आया और बोला कि आप लोग संगीता को क्यों ढूंढ रहे हैं? मेरे पति ने कहा कि हमें उससे कुछ काम है। क्या तुम जानते हो कि वो कहाँ गई होगी? उस लड़के ने कहा कि ये तो मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ गई होगी, लेकिन हाँ, संगीता का एक भाई भी है जो औरतों को ठगने वाले गिरोह में पैसे वसूलने का काम करता है। वो अक्सर यहाँ गाड़ी लेकर आता रहता था और फिर दोनों गायब हो जाते थे। ये सुनते ही मेरे पति ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में सख्ती और उदासी साफ तौर पर दिख रही थी। उन्होंने धीमे अंदाज में कहा, यहाँ तो प्यार के नाम पर कितना बड़ा पाप किया गया है। मैंने पहली बार अपनी जुबान से वो शब्द निकाले जो मेरे अंदर दबे हुए थे। हाँ, हाँ, सच में मैं मुजरिम हूँ। ये कहकर मैंने नजरें झुका ली। वो पल ऐसा था कि हमें समझ आ चुका था कि ये मामला सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, बल्कि ये पूरा जाल था जिसमें ना जाने कितनी ही औरतें फंस चुकी थीं। वो बोले कि अब हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, क्योंकि ये सब किसी भी तरह से खत्म होना चाहिए। मैंने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन दिल के किसी कोने में मुझे डर लग रहा था कि इसके बाद मेरा राज सबको पता चल जाएगा। फिर सोचा कि शायद यही मेरी सजा है। मैंने एक बार फिर पलटकर संगीता के घर के दरवाजे को देखा। वो बंद था, लेकिन शायद अब इस सब की एक नई शुरुआत होने वाली थी। घर लौटकर मेरे पति सीधे माँ जी के कमरे में गए। मैं भी पीछे पीछे चलती रही। उन्होंने उनकी अलमारी खोली, फिर एक एक करके सारी दराज निकाली, जिनमें पुराने लिफाफे, दवाइयों के नुस्खे और कुछ पुरानी तस्वीरें थीं जिनमें वो माँ जी के साथ थे। एक कोने में एक छोटा सा फोल्डर नजर आया। उन्होंने उसे निकाल कर खोला तो अंदर एक कागज था। उस पर लिखा था, मेरा घर मेरे बेटे और बहू दोनों के नाम पर रहेगा। जैसे ही मैंने वो बात पढ़ी, मेरे हाथ कांप गए और आंखों के आगे हर एक शब्द धुंधला सा पड़ने लगा। मेरी सांस उखड़ने लगी और गला सूख गया। इस दौरान दराज के नीचे से एक पुराना मोबाइल फोन भी निकला। उसमें कुछ व्हाट्सएप मैसेज और एक वॉइस नोट पड़ा था। उन्होंने उसे चलाया तो माँ की आवाज़ सुनाई देने लगी, जो बहुत ही थकी हुई लग रही थी। रचना बेटी, अगर कभी मैं ना रहूं तब भी तुम मुझे याद रखना। मैं तुम्हें हमेशा अपनी बेटी समझती रही हूँ। ये सुनते ही जैसे मेरी सांसें अटक गईं। उन्होंने भी मोबाइल बंद करके अपनी आंखें बंद कर लीं। फिर बोले कि वो तुम्हें अपना घर दे रही थी और तुमने तो उनसे बुढ़ापे में उनका घर ही छीन लिया। मेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकला, सिर्फ उस सन्नाटे में घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अगली शाम हम दोनों साथ में बैठे, संगीता की तस्वीर, उस बाबा के मैसेज और कुछ बैंक ट्रांसफर के स्क्रीनशॉट मेज पर रखे। वो बोले कि ये सब पुलिस को देना होगा, क्योंकि ये सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ, ना जाने कितनों के साथ हुआ होगा। हम तुरंत ही थाने पहुंचे और रिपोर्ट दर्ज करवाई। जब हमने उन्हें पूरी बात बताई तो पुलिस ने कहा कि ये लोग तो काफ़ी दिनों से हमारी नज़र में थे, मगर पकड़ में नहीं आ रहे थे। मैंने उन्हें एक एक जानकारी दी, शुरू से लेकर आखिर तक। लेकिन सच कहूँ तो रिपोर्ट दर्ज होने के बाद भी मेरे दिल का दर्द कम नहीं हुआ। मैंने अपने बयान में लिखवाया कि वो लोग किस तरीके से औरतों को बेवकूफ़ बनाते थे और कैसे उनसे पैसे ऐंठते थे। फिर मैंने संगीता के भाई का नंबर, बैंक ट्रांसफ़र के स्क्रीनशॉट और चैट हिस्ट्री सब कुछ उन्हें दे दिया। इंस्पेक्टर ने कहा कि ये जानकारी हमारे लिए बहुत मददगार होगी। घर लौटे तो देखा कि ये बिल्कुल टूट चुके थे। कहने लगे कि तुमने आखिर ये सब क्यों किया। मैंने उन्हें अपने अंदर बैठा हुआ डर, अपनी इच्छा, हर बात बता दी। वो मेरी हर बात सुन रहे थे, जैसे अपने दिल में छाप रहे हों। मैंने कहा कि तुम्हें पाने के लिए ही मैंने ये सब किया और इसी में मैंने सब कुछ खो दिया। वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले कि तुमने मुझे पाने की चाह में सब कुछ खत्म कर दिया।
जबकि मैं तो हमेशा से तुम्हारा ही था, पर वो तुम्हें कभी नजर ही नहीं आया, क्योंकि तुमने मुझे अपना पति नहीं बल्कि एक चीज समझा जिस पर तुम्हें सिर्फ अपना हक चाहिए था। उनकी ये बातें मेरे दिल में जाकर लगीं। कुछ देर बाद मैंने धीरे से कहा कि मैं माँ जी के नाम पर कुछ अच्छा काम करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को इस तरह के गिरोह से बचाऊं, ताकि कोई भी औरत उनके धोखे में ना आए। वो मुझे ध्यान से देखने लगे, जैसे सोच रहे हों कि क्या वाकई में मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ। फिर वो बोले कि ये शादी सजा नहीं, जिम्मेदारी है। अगर तुम्हें शादी में रहना है तो फिर सच्चाई के साथ रहना होगा। कुछ समय के बाद मैंने अपने घर में एक छोटा सा कार्यक्रम रखा, जिसमें पूरे मोहल्ले वालों को बुलाया। मोहल्ले के बुजुर्ग और औरतें सब लोग इकट्ठे हुए। मैं सबके सामने अपनी गलती बताई कि कैसे लालच और स्वार्थ में आकर मैं गलत रास्ते पर चल पड़ी और उसका अंजाम ऐसा हुआ कि सबको तकलीफ पहुंची। ये सुनकर लोग हक्का बक्का रह गए और अफसोस से सिर हिलाने लगे। एक औरत मेरे पास आई और बोली, मेरा भी दिल बहुत चाहता था कि मेरा पति सिर्फ मेरा हो, उस पर सिर्फ मेरा ही अधिकार हो, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि इस सब की कीमत कई बार बहुत भारी होती है। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा कि खुद पर और रिश्तों पर भरोसा रखो, इस तरह के बाबा या ताबीज पर नहीं। उसी शाम खबर मिली कि संगीता, उसका भाई और वो बाबा पकड़े गए थे। वो किसी दूसरे मोहल्ले में भी इसी तरह का खेल खेल रहे थे। जब मैं पुलिस स्टेशन पहुंची तो देखा कि उनके चेहरे भी अजीब से काले पड़ चुके थे। शायद सिर्फ पाप की वजह से नहीं, बल्कि उस गलत धंधे की वजह से भी, जो इन लोगों को फलने फूलने देता है। संगीता की नज़र जब मुझसे मिली तो उसकी नज़र में शर्मिंदगी नहीं थी, बल्कि खालीपन था। पुलिस ने बताया कि उन पर अब सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जल्दी ही अदालत से उन्हें उनके किए की सही सजा भी मिल जाएगी। रात को जब मैं लौट कर आई तो देखा कि अब मेरे चेहरे का कालापन कुछ कम हो रहा था, पर कुछ निशान अभी भी बाकी थे, और ये निशान ऐसे हैं जो शायद जिंदगी भर रहेंगे, मुझे याद दिलाने के लिए कि मैं कहाँ तक गिर गई थी। मेरी सास के शब्द मेरे कानों में गूंजने लगे कि अगर मैं कभी ना रहूं तो मैं मन ही मन मैंने कहा कि नहीं माँ जी, आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी, खामोशी से, और हमें मजबूत बनाकर रखेंगी। मैंने फैसला किया कि अब इस घर में झूठ की कोई जगह नहीं होगी। मैं फूट फूट कर माँ जी की तस्वीर हाथों में लेकर रो पड़ी। मैं काफी देर तक रोती रही, तब कहीं जाकर मेरा दिल हल्का हुआ। थोड़ी ही देर बाद मेरे पति ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझे शांत होने दिया। फिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि हम एक नई शुरुआत करेंगे, जिसमें सिर्फ हमारा साथ और एक दूसरे के प्रति विश्वास होगा, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं होगा, और ये सब बिना किसी ताबीज, बहबूत और बाबा के होगा। हमारी कहानी खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक नई कहानी अब हम दोनों मिलकर शुरू करेंगे। माँ भी यही चाहती थी कि हम दोनों हमेशा हंसी खुशी साथ रहें। मैंने तुरंत रोते हुए अपने पति को गले लगा लिया और दिल ही दिल में माँ जी से कहा कि आप अपना आशीर्वाद हमेशा हम पर बनाए रखना। मैंने जो किया है उसकी माफ़ी तो शायद मुझे कभी नहीं मिल सकती, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि प्यार कभी किसी का अधिकार छीन कर छल कपट से या फिर अंधविश्वास के सहारे से नहीं पाया जा सकता। रिश्ते भरोसे, समझ और सम्मान से मजबूत होते हैं। स्वार्थ, ईर्ष्या और दूसरों के बहकावे में लिए गए फैसले न केवल अपने रिश्तों को तोड़ते हैं, बल्कि ऐसे घाव दे जाते हैं जिनका पछतावा जीवन भर साथ रहता है। तो दोस्तों, आप किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियां लाती रहूं। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और केवल मनोरंजन तथा जागरूकता के उद्देश्य से लिखी गई है। कहानी में दिखाए गए सभी पात्र, घटनाएं, स्थान और संवाद काल्पनिक हैं। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति, समुदाय या मान्यता की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानी में दिखाए गए ताबीज, भभूत, बाबा, टोटके और अंधविश्वास का समर्थन नहीं किया गया है, बल्कि इनके प्रति सावधान रहने और रिश्तों में विश्वास, संवाद तथा समझ बनाए रखने का संदेश दिया गया है। धन्यवाद।